फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10वीं के पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दिया हुआ है, जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे C+O2 बराबर CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कहला गया रासायनिक अभिक्रिया। इसी का दूसरी बात में देखते हैं कि दूसरी बात में रंग, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, उसके बाद अवक्षेप का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है और इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखते हैं कि कितने हैं। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोजन यानी कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे CO2 यानी C+O2 बराबर हो गया CO2, ये एक पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में देखते हैं कि क्या होता है। तो वियोजन अभिक्रिया में जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जब कोई एक पदार्थ होता है और वो दो या दो से अधिक पदार्थ में बट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिकम्पोजिशन। जैसे CaCO3 ये टूट के आपको CaO और CO2 में बट गया, ये आपको टूट के CaO+CO2 में बट गया, ये कहलाएगा कला चुना। अब हो गया, इसके बाद देखते हैं कि CaO और CaO+H2O मिलके CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। इसी में आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसके उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4+2O2 अभिक्रिया किया तो CO2+2H2O प्लस ऊष्मा। इसमें ऊष्माक्षेपी में एक बात याद रखेंगे कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्मा अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण 2AgCl सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में निकल के आया 2Ag+Cl2, ये इसके आगे भी बन के आया तो दूसरा देखते 2AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag+Br2। अब देखते हैं तीसरा अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब दो यौगिक अपने आयनों को अदल बदल करके एक नए यौगिक का निर्माण करती है, जब कोई दो यौगिक अपने आयनों को अदल बदल करके एक नए यौगिक का निर्माण करती है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दिया हुआ है Na2SO4 प्लस BaCl2, तो अभिक्रिया करेगा तो बन गया है Ba और SO4 एक अलग बन गया, BaSO4 एक अलग बन गया, प्लस
Na और Cl, तो NaCl अलग बन रहा है, लेकिन इसमें दो Cl की संख्या 2 है और Na की संख्या 2 है, तो इसलिए इसको लिखते हैं 2NaCl। तो हम लोग को समझ में आ गया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं 4 नंबर अभिक्रिया उपचयन या एवं अपचयन। 4 नंबर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उपचयन अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या एक यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उपचयन में जब किसी यौगिक या तत्व में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उदाहरण से समझते हैं 2Cu + O2 बराबर 2CO। अब देखते हैं अपचयन, जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। उपचयन याद करने का सबसे आसान तरीका है कि अपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, अपचयन में ऑक्सीजन का संयोग नहीं होता है। दूसरा देखेंगे, उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। इस तरीक़ा से हम लोग याद रख सकते हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कैसे क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या तत्व के साथ हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया, जैसे H2 हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों मिलकर HCl का निर्माण कर दिया, तो इसका हो गया कि हाइड्रोजन की संख्या 2 और क्लोरीन की संख्या 2, इसलिए 2HCl आया निकल के। उपचयन में आया कि 2Cu + O2, इसमें हमेशा ऑक्सीजन ही रहेगा, इसमें हमेशा ऑक्सीजन का ही सहयोग होगा, तो 2CuO2 बन के आ गया 2Cu। ये समीकरण संतुलित COO। तो ये समीकरण संतुलित करना भी आप लोग को सिखाएंगे कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए और इसे कैसे बनाया जाए, जिससे कि हमारे एग्जाम में 2-4 नंबर कन्फर्म रहेगा कि इससे आता ही है समीकरण संतुलित करने के लिए। अब देखते हैं कि संक्षारण से हम लोग यह समझते हैं कि धातु, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, तो लोहे में इसे हम वायु में छोड़ दें या फिर नमी में या फिर इसमें अम्ल डाल दें तो ये इस पे जंग लग जाएगा, और इसी कारण इसे कहते हैं संक्षारण। कि संक्षारण से बचने का उपाय भी होता है कि लोहे पे पेंट कर देना, ये संक्षारण से बचने का एक उपाय है। देखते हैं विकृत गंधिता। जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं तब उसके गंध एवं स्वाद दोनों बदल जाते हैं। विकृत गंधिता में होता क्या है कि जब वसा और तेल दोनों उपचयित हो जाते हैं तो उसके गंध एवं स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, कि रासायनिक समीकरण कैसे बनता है और किस तरीक़ा से बनाया जाता है। तो रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका एकमात्र भाषा है कि हम जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उसके सूत्र द्वारा उसे व्यतीत करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे A + B = C + D। A प्लस तीर के इस तरफ अभिकारक कहलाएगा, तीर के राइट साइड उत्पाद कहलाएगा। देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। संतुलित समीकरण अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान एवं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अब इसमें रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं तो उसमें सभी चीज़ की संख्या समान होती है। जैसे
कि दिया हुआ है कि हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 मिलके निर्माण कर दिया 2HCl। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 प्लस हाइड्रोजन की संख्या 2 दिया हुआ है प्लस Cl की संख्या 2 दिया है, इसको बन के आ गया HCl। अब इसमें 2HCl, तो ये संतुलित कैसे हुआ कि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 दिया है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 दिया है, तो यहाँ हो गया कि हाइड्रोजन की संख्या भी 2 पूरी गया, क्लोरीन की संख्या 2 पूरी गया। कैसे? तो आप मान सकते हैं कि 2 इंटू एच इंटू सी एल करेंगे, इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि 2 इंटू एच, फिर लिख सकते हैं 2 इंटू सी एल, इसलिए दोनों की संख्या बराबर मानी जाती है। अब देखते हैं अवक्षेपण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये सभी हमारे 10वीं क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आएंगे। तो AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3 अवक्षेप। देखते हैं अम्ल। जब अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के गुणों को नष्ट यानी उदासीन कर देते हैं तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे HCl प्लस NOH बराबर NaCl प्लस H2O, लवण और जल। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण किया, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाया। संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है। संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है। कॉन्सेप्ट: अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखते हैं अम्ल। अम्ल एसिड। अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। जब भी अम्ल जल में घुलता है तो वह हाइड्रोजन प्लस यानी H प्लस आयन देगा, पॉजिटिव चार्ज ही उस पर हमेशा रहेगा। जब क्षारक जल में घुलता है तो OH माइनस आयन देता है। जब क्षारक को जल में घोला जाता है तो उससे OH बाहर आता है, यानी वो OH ही निकलता है। लवण, जब साल्ट यानी नमक अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक मिलकर जो अभिक्रिया से पदार्थ बनाता है उसे लवण कहते हैं। अम्ल, क्षार, लवण हो गया। अब देखते हैं सूचक यानी इंडिकेटर कि लवण का इंडिकेटर क्या है, क्षार का इंडिकेटर क्या है और अम्ल का क्या है। तो अम्ल का, ये अम्ल का है, ये क्षार का है, ये लवण का है। तो अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति प्रकृति को सूचित करने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। उदाहरण: लिटमस विलयन, पत्र में एथिल ऑरेंज। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जब अम्ल को घोला जाता है तो नीला जो लिटमस पत्र होता है उसे ये लाल कर देता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है हमारे एग्जाम में। धातु लवणों से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस एवं लवण बनाता है। Zn2H2O, H2SO4, ZnSO4 प्लस H2O। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है तो उदाहरण: जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो एवं लवण एवं जल बनाता है। CuO प्लस 2HCl बराबर CuCl2 प्लस H2O। धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल अभिक्रिया जब करता है तो CO2 एवं जल बनाता है। जब धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से जब लवण अभिक्रिया करता है, अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण एवं CO2 एवं जल बनाता है। जैसे Na2CO प्लस 2HCl बराबर NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखते हैं क्षार। क्षार होता क्या है कि जब जल में घुल कर देता है तो OH आयन मुक्त करता है। क्षार, जब जल में विलय क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में विलय हो जाता है उसे क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH, KOH। क्षार
क्षारक लाल लिटरस पत्र को नीला कर देता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है, और क्षार इसके ठीक विपरीत लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। ये बात हम याद रखेंगे तो अम्ल और क्षार, ये यहाँ से 1 नंबर की क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगी और ये हमारे एग्जाम में कन्फर्म आती ही आती है। धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। उदाहरण 2 Al + 2 NOH + 2 H2O निकल के आया सोडियम एल्यूमिनेट 2 NaAlO2 + 3 H2O। जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है। जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है, जैसे CO2 CaOH का होल ट्वाइस CaCO3 + 2 H2O बनाया। H2O बनाया। अब देखते हैं लवण अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक से जो अभिक्रिया करता है और जो पदार्थ बनाता है उसे लवण कहते हैं। साधारण लवण प्रस्वेदी पदार्थ की उपस्थिति के कारण हवा से नमी सोखता तथा पसीज जाता है। साधारण लवण जो होता है पदार्थ की उपस्थिति के कारण हवा से नमी सोखता है व पसीज जाता है। NaCl के जलीय विलयन से धारा प्रवाहित करने पर NOH उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर प्रक्रिया कहते हैं। जब ये जो है NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहा जाता है। जब NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और उस पर NaOH उत्पन्न होता है तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। उदाहरण 2 NaCl + 2 H2O = 2 NaOH + Cl2 + H2। अब देखते हैं प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। दिया हुआ है कि प्राकृतिक स्रोत और अम्ल जैसे सिरिका एसिटिकम, संतरा साइट्रिकम, दही खट्टा होता है लैक्टिकम के कारण, नींबू साइट्रिकम, इमली टाटेरिकम। और इसी में देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की शक्ति pH स्केल द्वारा मापी जाती है। pH विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होती है। तो pH बराबर होता है log H+ -log H+। NaOH का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक कृत्रिम कागज बनाने के लिए किया जाता है। NaOH का उपयोग साबुन का तथा अपमार्जक कृत्रिम फाइबर कागज बनाने के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण शुष्क चूना बुझा चूना पर क्लोरीन अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। शुष्क चूना तथा क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। CaOH + Cl2 CaOCl2 + 2 H2O। उपयोग विरंजक उपचायक के रूप में। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaOHCO3। ये खाने में बनाया जाता है, उपयोग इसका खाना बनाने में होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। धोने वाला धोवन सोडा यानी धोने के सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। धोवन सोडा यानी धोने के सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। यानी उपयोग इसका किया जाता है धोने सोडा का कांच, साबुन, बोरेक्स बनाने में, जल से अस्थायी कठोरता हटाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग पूछा ही जाता है हर बार एग्जाम में।
देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O, यानी उपयोग इसका टूटी हड्डी को सही जगह स्थिर करने में होता है, मूर्ति बनाने। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हमारे हाथ की हड्डी टूट जाती है और जो प्लास्टर किया जाता है उससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं, और इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। मुख्य तथ्य होता है इसका अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस देता है। उदाहरण HF, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, H3OOH, C6H5, COOH इत्यादि। ये सभी अम्ल है जो हाइड्रोजन में घुल के अम्ल में घुल के हाइड्रोजन आयन देता है, जैसे HNO3 H2O में घुला H प्लस NO3 माइनस। इस तरीक़ा से बहुत सारे उदाहरण हैं, हम जिसे देख के समझ सकते हैं। क्षारक जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड का आयन देता है। जब क्षारक जल में घुलता है तो हाइड्रा ऑक्साइड देता है। उदाहरण KOH, NOH, CaOH, NH4OH इत्यादि। NaOH H2O में घुला जब Na प्लस OH माइनस, KOH H2O में घुला K प्लस OH माइनस, CaOH तो Ca प्लस OH माइनस, BaOH तो Ba प्लस OH माइनस। इस तरीक़ा से हम देखें अम्ल क्षारक जब जल में विलय क्षारक तथा अम्ल की उपस्थिति को सूचित करने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। जब जल में विलय क्षारक या अम्ल की उपस्थिति को जल में विलय क्षारक या अम्ल की उपस्थिति को सूचित करने वाले पदार्थ को सूचक कर, जैसे उदाहरण लिटमस, मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन इत्यादि। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को यानी विलयन को लाल कर देता है, और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। धातु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब धातु लवण से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन एवं लवण बनाता है। ZnH2SO4 ZnSO4 प्लस H2। धातु क्षारक से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे Ar2NOH प्लस H2O बराबर 2NaAlOH प्लस 3H2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट। इस तरह का उदाहरण दिया हुआ है। धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 का निर्माण करता है। जब धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो CO2 का निर्माण करता है। इसी तरह से अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है, और इसी अभिक्रिया का दूसरा नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। अम्ल जो होता है धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तब जाके अम्ल एवं जल बनाता है, परंतु क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। अम्ल एवं क्षारक की शक्ति pH स्केल द्वारा मापा जाए। pH विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन pH की मान संदर्भ की मान, जैसे pH उदासीनी का pH उदासीनी जब होता है तो वह 7 होता है, अम्लीय 7 से कम होता है, और क्षारक 7 से ज़्यादा होता है। जब उदासीन कहलाएगा किसी भी मान का तो वह 7 के बराबर होता है, और जो 7 से कम होगा उसे क्षारीय कहेंगे, और जो 7 से अधिक हो जो 7 से कम होगा उसे अम्लीय कहेंगे, और जिसका मान 7 से अधिक होगा उसे हम क्षारीय कहेंगे। सीधे सीधे देखते हैं कि जब 7 कोई भी पदार्थ का मान जब 7 आएगा वह कहलाएगा उदासीन। कोई भी पदार्थ का मान 7 से ज़्यादा जब 7 से ज़्यादा होगा तो वह कहलाएगा
क्षारीय। और जब भी किसी का मान 7 से कम होगा, 7 से कम, तो उसे अम्लीय कहेंगे, कहेंगे। जैसे जल का पीएच मान, जल का पीएच मान 7.4 होता है, जल का पीएच मान 7.4 होता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक दोनों आपस में मिलकर जब एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे लवण कहते हैं। जैसे HCl NOH मिलके NaCl प्लस H2O का निर्माण कर दिए, तब परवल और परवल क्षारक मिलकर उदासीन लवण का निर्माण करता है। इसी प्रकार से उदाहरण दिया हुआ, इसे देख के हम समझ सकते हैं। इसके बाद यह साधारण लवण प्रस्वेदी पदार्थ की उपस्थिति के कारण हवा से नमी सोखता है तथा पसीज जाता है। साधारण लवण जो होता है वह प्रस्वेदी पदार्थ की उपस्थिति के कारण हवा से नमी सोखता है तथा पसीज जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। जब सोडियम क्लोराइड से जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है और इसी को क्लोर क्षार कहते हैं। इस बार के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्लोर क्षार क्या होता है, क्लोर क्षार किसे कहते हैं। तो क्लोर क्षार जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, तो उसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। दिया हुआ है 2NaCl प्लस 2H2O बराबर अभिक्रिया करके आया 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NH, इसका हिंदी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ये निकल के आया। NaOH का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक, कागज, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, अपमार्जक, कृत्रिम कागज या कृत्रिम फाइबर और कागज बनाने इत्यादि चीज में किया जाता है। सूक्ष्म बुझा चूना क्लोरीन क्रिया से व्यंजन चूर्ण बनाता है। जो सूक्ष्म चूना होता है वह क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है। CaOH का वोल्टेज प्लस Cl2 बराबर निकल के आया CaOCl2 प्लस H2 व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का उपयोग व्यंजक, उपचायक, रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग उपचायक, व्यंजक एवं रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है धोने के सोडा का Na2CO3 × 10H2। इसका उपयोग कांच, साबुन, बोरोक्स बनाने, जल की अस्थायी कठोरता घटाने में किया जाता है। धोने के सोडा का उपयोग कांच, साबुन, बोरेक्स बनाने एवं जल की स्थायी कठोरता घटाने में किया जाता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। लवण के साथ लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। उदाहरण CuSO4 × 5H2O में 5 क्रिस्टल का जल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 1/2H2O यानी CaSO4 का होल 2 × 2H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। CaSO4 × 2H2O 373 केल्विन पर किया गया तो CaSO4 ×
1/2 H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। इसी को 373 केल्विन में जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र निकलता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। उपयोग टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर करने में, मूर्ति बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर करने में। जब हमारा हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही हमारे हड्डी को फिर से पुनः जोड़ा जाता है। फिर से मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोग देखें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद देखें हम लोग अम्ल, क्षार, लवण। ये 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला देखेंगे, अगले दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देखेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है धातु और अधातु। तो आज हम लोग देख लिए रासायनिक अभिक्रिया अम्ल, क्षार, लवण। ये 2 चैप्टर आज हम लोग देख चुके हैं। फिर से कल आप लोग के साथ आएंगे। धन्यवाद तब तक के लिए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।